7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने शासन अध्यक्ष के तौर पर अपने 20 वर्ष पूरे किए और इसी उपलक्ष्य में बीजेपी ने प्रधानमंत्री के गत वर्षों का अवलोकन का मौका समझ एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन दिल्ली में किया। देश के 21 राज्यों से लगभग 125 बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया ताकि वह प्रधानमंत्री के निकट काम कर रहे या कर चुके लोगों से वह बातें जान सके जो आमतौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के युवा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता पृथ्वीराज को भी आमंत्रित किया गया। आइए उनसे ही जानते हैं कि इन 3 दिनों के मंथन शिविर का उनका क्या निचोड़ है। देखिए, ये 3 दिनों का विचार महाकुंभ था जो दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें भारत के 21 राज्यों से करीब 125 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। जो विषय था कॉन्फ्रेंस का वो यह था कि जैसा कि हम जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शासन अध्यक्ष के तौर पर 20 साल पूरे हुए। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उसी का एक आत्म अवलोकन कि कैसा कार्यकाल रहा, क्या वो विशेषताएं हैं नरेंद्र मोदी की एज अ लीडर जो कि आम जनता को वैसे आमतौर पर पता नहीं चलती या जिससे और कुछ भी सीखा जा सकता है। देखिए, हम प्रधानमंत्री की पॉलिसीज की बात करते हैं, देश में क्या बदलाव किए गए इन्हीं की बात करते हैं, पर हर नेता की लीडरशिप भी देश के जनमानस पे गहरा प्रभाव छोड़ती है। उसकी उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, जो कि मुझे निजी तौर पर लगता है कि होना चाहिए। तो सभी प्रतिभागियों से ये भी कहा गया था कि अपना विचार जो है, अपना अवलोकन जो है वो किसी पेपर के माध्यम से वहाँ सबमिट करें। तो मैंने भी अपना रखा है। हालांकि जो गोष्ठी का विषय रहा, जो ढांचागत परिवर्तन हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल में, इन विषयों पे चर्चा की गई। उन लोगों ने जिनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, यानी कि प्रधानमंत्री के निकटवर्ती IAS ऑफिसर जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली आकर जुड़े, उन्होंने उनकी कार्यशैली में जो विलक्षण चीजें देखी, नोटिस की, या जो ऐसे ढांचागत परिवर्तन थे, पॉलिसी मेकर जो साथ में बनाने में सहयोगी थे मोदी जी के, जिन्होंने साथ में बैठकर एक टेबल पर एक मंथन किया और इन चीज़ों को एक स्वरूप दिया, उन लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। और यहाँ से शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री, देखिए इसके पहले अटल जी की सरकार आई और उस पर आरोप या शंकाएं ये जताई जाती थी विरोधी दल के माध्यम से कि आप लोगों के पास एक सामाजिक चिंतन तो है पर कोई आर्थिक चिंतन नहीं है, आपकी कोई इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं है, तो आप जब सरकार में आएंगे तो देश कैसे चलाएंगे, क्योंकि देश तो अर्थनीति से चलता है। पर ये पूरे देश को, खासकर विरोधी दलों को चौंकाने वाली चीज थी कि जो अटल जी की सरकार जिस पे इस तरह के शंकाएं जताई जाती थी, उस कार्यकाल में उन 5 सालों में इतने मूलभूत परिवर्तन हुए, डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी, और कई जो सबसे सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था वो अटल जी के समय रहा देश का। और जो डबल डिजिट ग्रोथ की हम बात करें तो उसका लाभ, जो ढांचागत परिवर्तन हुए हैं, जो कई सारी पूरा का कॉन्सेप्ट आया, प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया एंड GST का खाका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का खाका उसी वक्त तैयार हुआ। कई सारी चीजें हुई जिसका माइलेज आने वाली सरकार को 5-7 साल चला, और मुझे लगता है और भी लंबा चलता अगर ये घोटालों की मार इन नीतियों पर नहीं होती, तो आने वाली कई सरकारें इसका लाभ उठाती, देश की जनता को इसका लाभ मिलता। ठीक उसी तर्ज पे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी नीतिगत बदलाव इन 7 सालों में भारत देश में हुए हैं, इसका लाभ कम से कम 25, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे या किसी अन्य पार्टी की सरकार भी आने वाले समय में इस देश में आए, निश्चित ही उसका लाभ पूरे देशवासियों को, देश की जनता को और एक विशेष तौर पर सरकार को भी इसकी वाहवाही के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो ये मुख्य चर्चा का विषय था। जो मैंने अपनी राय रखी, जो मेरा पेपर जिस थीम पे आधारित था, वो था कि देखिए, पॉलिसी के अलावा आप देखेंगे तो देश का विमर्श बदला है। एक हम मोदी जी के आने के पहले एक देश थे, कई बड़े नेता कहते हैं कि मोदी जी के आने से, और ये मैं ग्लोबल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, कई गोष्ठी में ही बताया गया कि ब्रिटेन के एक समाचार पत्र में मोदी सरकार के आने पर एक न्यूज़, एक आर्टिकल छापा जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार के आने से अब कंप्लीटली जो ब्रिटिश मानसिकता थी, जो सोच थी, अब वो भारत देश से पूर्णतः चली जा सकी है। देखिए, जो मैंने पेपर सबमिट किया उसका जो थीम थी, उसका जो विषय था, वो इस तर्ज पर था कि सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस या जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं गवर्नेंस में, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा। जो देश का विमर्श बदला है, जो देश का युवा, जो सोचने का तरीका भारतवासियों का बदला है पिछले कुछ सालों में मोदी जी की सरकार आने के बाद। किसी बड़े नेता ने इस गोष्ठी में यह भी बताया कि
विदेशी मीडिया ने जिस तरह मोदी गवर्नमेंट का जो एडवेंट था, जो स्वागत था, वो इस तरह के आर्टिकल से किया कि फाइनली द ब्रिटिश एरा हैज बीन ओवर इन इंडिया विद द एडवेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश शासन अब सही तौर पर जाकर भारत में समाप्त हुआ है। मैं कहूँगा सिर्फ यही नहीं हुआ है, जो गुलामी की छाप हमारे दिल दिमाग पर थी, जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भारत ग्रसित था, उसका भी अंत श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हुआ। आप देखिए, एक शब्द बहुत प्रचलित था जब हम पढ़ाई कर रहे थे, आज से कुछ 10-15 सालों पहले, कि भारत विश्व गुरु बनेगा। हम बातें किया करते थे, सुनकर अच्छा लगता था, पर अब एक देश जिसका प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई भी संकट आने पर अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाता हो, या प्रिटी टूरिज्म का एक हब बना हुआ था इंडिया, जहाँ से विदेश से यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और दूसरी बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग यहाँ आकर झुग्गी झोपड़ियों को विजिट कराया जाता था, बताया जाता था कि भारत गरीब देश है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चंदा या ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग हमें करें। हम अपनी सामरिक हितों के लिए, डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। तो ऐसा कोई देश जो चंदे पर जी रहा हो, मेरे ख्याल से एक इंसास राइफल के अलावा कोई बड़ा वेपन हमारे यहाँ नहीं बनता था, हर चीज़ बाहर से आती थी। और जब भी युद्ध हुए हैं, इनफैक्ट 99 या 72 की बात करें, अमेरिका ने या दूसरे बड़े देशों ने इस चीज़ का लाभ भी उठाने की कोशिश की है, पर उससे कुछ चीज़ें जैसे तैसे टेकल हुई। बट आप मुझे बताइए कि एक ऐसा देश जो विश्व गुरु बनने की बातें करता है, पर उसकी एक चीज अपने घर की नहीं है, स्वाभिमान तक उधार लिया हुआ है, वो कैसे विश्व गुरु बनने की बात भी कर सकता है? ये बचकाना विचार लगता है। पर अब पिछले 7 सालों में हम एक ऐसा देश बन गए जो अपनी समस्याओं से तो खुद ही निपट लेता है, चाहे पुलवामा का जवाब हो या पूरी उरी का जवाब हो, या आप देखिए कि पिछले 7 सालों में हम जो बिगेस्ट लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर थे, अब हम 30% दुनिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें घर में बनने लगी हैं। अब हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म ये होता है कि आपने नेपाल को या साउथ अफ्रीका को या दूसरे किसी गरीब देश की इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर दी, यानी कि अब हम चंदा देने वाला देश नहीं, चंदा लेने वाला नहीं, देने वाला देश बने हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी अगर बारीकी से देखेंगे तो आत्मबल भारत में वापस आया है, जो स्वाभिमान था, सेल्फ स्टीम थी, वो रिस्टोर हुई है इंडियंस में। अगर हम योग दिवस की ही बात करें जो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, माना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि देश और दुनिया के लोग स्वस्थ रह सकें, ये एक ऐसा चिंतन का प्रतीक है जो दुनिया को बताता है कि आज तक आप जो विकास की अंधी दौड़ आप लगा रहे थे, इसने मानवता का और विश्व का बहुत नुकसान किया है। अब अगर यहाँ से मानवता को आगे बढ़ना है तो जो आर्थिक या सामाजिक चिंतन भारत के पास है, आपको इसके अनुरूप आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत को इस विकास की दौड़ में शामिल करना पड़ेगा, साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो ही मानवता सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा जैसा कि हम सब जानते हैं, विनाश की तरफ तो मानवता जा ही रही है। तो ये एक मैसेज देता है योग दिवस। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद स्थापित हुई हैं, जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती, जिसके बारे में ज़्यादा विमर्श नहीं होता है। तो इस बारे में मैंने अपना पेपर सबमिट किया है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ जानी जो कि आम जनता को नहीं पता चलती। आप देखेंगे कि आजकल कोलाहल मचा हुआ है पेट्रोल की कीमतों को लेकर, और ये बात भी सही है कि आम आदमी उसकी जेब पर फर्क तो पड़ रहा है, पर आप ये देखिए कि कौन प्रधानमंत्री है। आखिर भारत कितने साल और इंतजार करता कि ये बदलाव भी हो, क्योंकि पेट्रोल, मेरा निजी मत है कि पेट्रोल भी एक तरह से भारत की गुलामी का प्रतीक है। हम ब्रिटिशर्स से तो आज़ाद हो गए, पर हमारे पैर में एक ऐसा फोड़ा, एक ऐसी जंजीर थी जो पिछले इतने सालों में किसी प्रधानमंत्री ने काटने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी जनता को खफा कर बदलाव नहीं करना चाहता था। ये डिटर्मिनेशन श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने दिखाई है। अगर आप अपनी इंपोर्ट्स के लिए आपका इंपोर्ट का 80% पैसा और आपकी ज़रूरतों का 80% पेट्रोल आप बाहर से लेते हैं, और आपकी जो एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए आप एक ऐसी चीज़ पर निर्भर करते हैं जो आपके देश में उत्पन्न ही नहीं होती, जो बाहर से ही आती है, तो आप कैसे दुनिया में किसी को आंख दिखाएंगे? जैसे ही भारत रीढ़ की हड्डी सीधी कर खड़ी होने की कोशिश करता था, तो किसी न किसी देश द्वारा हमें दबाया जाता था और हमें दबना पड़ता था। पर अब ये ढांचागत परिवर्तन हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5-10 सालों में हम स्वतः आत्मनिर्भर होंगे अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, और वही एक वक्त होगा जब भारत ऐसी छलांग लगाएगा जिससे कि वो शीर्ष पर पहुंच सके। जो सपना हर भारतवासी देखता है वो तभी संभव है। तो ये थोड़ा बहुत, एक किसी भी सर्जरी में जो थोड़ा बहुत परेशानी हर व्यक्ति को होती है, वो परेशानी से बेशक देश गुजर रहा है, और इसका खामियाजा हो सकता है
कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं वो सरकार से इसके लिए गुरेज भी करें, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एक वृहद दृष्टि से इस बदलाव को देखेंगे, या जो जिस भी दिशा से ये देश आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे, तो इसके कई अनंत लाभ हैं जो कि आने वाले कई सालों तक इस देश को मिलेंगे, मुझे लगता है सदियों तक इस देश को मिलेंगे। तो ये सब गोष्ठी का विमर्श रहा और बहुत ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिली, और मुझे लगता है कि जहाँ भी मौका मिलेगा हम जैसे लोग जो उसमें शामिल हुए थे अपनी बात आगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से रख पाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्स और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हमें वहाँ जानने को मिले उसके आधार पर रख पाएंगे। तो इस तरह से मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजन कर्ताओं को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत के कोने कोने से लोग बुलाए, हमें शामिल किया और हमें ये सब जानने का मौका मिला। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।